हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग रियल नंबर्स एक्चुअली पूरा का पूरा कंसेप्ट इस वीडियो में कवर करेंगे, क्वेश्चंस और कंसेप्ट दोनों। सो आप वीडियो के एंड तक बने रहना और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज के डिस्कशन में हम लोग जंप करते हैं। सबसे पहले चीज़ देखिए कि इस चैप्टर का वेटेज कितना है। इस चैप्टर का वेटेज 6 मार्क्स है। सो केयरफुली आपको प्रिपरेशन करना है दोस्त, बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखने वाले हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता क्या है। देखिए, सबसे पहला चीज़ क्या कहता है कि अगर अपने पास कोई कंपोजिट नंबर है, अभी देखो कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारे यूज होने वाले ये सब वर्ड है। ओके, इसका बेसिक डेफिनेशन जो है ये सब मैंने कवर किया है प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर लिंक चेक कीजिए और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, सो आप उस वीडियो को देख सकते हो। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है इसका, देखिए कई बार किस तरह का क्वेश्चन आएगा, आपको बोल देगा कि इसका डेफिनेशन लिखो, ठीक है, और एक एग्जाम्पल के साथ समझा दो। तो आपको पूरा का पूरा इसका डेफिनेशन लिखना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट क्या है इसका थ्योरम का। क्या कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। अभी देखो कंपोजिट नंबर का मतलब क्या है कि उसके पास मोर देन 2 फैक्टर होना चाहिए। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स के लिए 140 लिया हुआ है। ओके, अभी देखो इसके पास इसके कितने फैक्टर हैं, आप देखो 1 2, ओके 4 से भी डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, देन 7, ओके देन 70, 140, मतलब इसके पास मोर देन 2 फैक्टर है, इसलिए ये क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। अभी देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में क्या है कि हम लोग जो फैक्टराइजेशंस लिखने वाले हैं वो प्राइम नंबर सिर्फ होगा। फैक्टर्स विल बी ओनली प्राइम नंबर्स, दूसरा कोई भी नंबर नहीं चलेगा इसमें। ओके, तो देखिए हमने 140 को कैसे लिखा हुआ है मैंने, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अगर आपको डायरेक्टली नहीं लिखने को जम रहा है तो आप क्या करो, यहाँ पे रफ में इसको क्या करो कि देख लो 270, ओके देन 2 से फिर डिवाइड करोगे इट विल बी 35 एंड देन 5 से डिवाइड करोगे इट विल बी 7। सो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखोगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया बिकॉज स्मॉल से लार्ज की तरफ जा रहे हैं, और अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो 7 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 देन इट इज डिसेंडिंग बिकॉज हम लार्ज से स्मॉल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अभी देखो कंपोजिट नंबर का फैक्टराइजेशन कैसा हुआ, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर हुआ। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है कि ये जो फैक्टराइजेशन है ना, ये क्या है, अपने आप में यूनिक है। 140 को दूसरा कोई और तरीका नहीं है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिखने का, दिस इज द ओनली वे। हाँ, ये हो सकता है कि आप उसको असेंडिंग में लिखो और दूसरा कोई डिसेंडिंग में लिखे, ये चलेगा, बट वही प्राइम नंबर्स आने वाले, वही प्राइम फैक्टर्स आने वाले हैं इसके फैक्टराइजेशंस में। ओके, सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिक फंडामेंटल यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको, यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। ओके, कई बार ये 1 मार्क्स में आ जाता है, इसलिए आपको ये मैं बता दिया। अभी देखो, आप ध्यान दो क्या कह रहा है कि सिंपल अगर टर्म्स में मैं बोलूं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या करता है, तो सिंपली ये क्या करता है कि मुझे हेल्प करता है एक कंपोजिट नंबर को एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिखने में, ठीक है। और ये जो फैक्टराइजेशन होगा ये यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर्स। ऑर्डर को अगर आप छोड़ दो, नेग्लेक्ट कर दो, तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर को अगर आप नेग्लेक्ट कर दो तो ये फैक्टराइजेशन यूनिक है, ठीक है। अभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में मैं आपको 3 टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके पहले 1-2 और कंसेप्ट है वो देख लो। इससे यहाँ से कंक्लूजन क्या आता है, देखिए सबसे पहला चीज कि एक सपोज कंपोजिट नंबर मैंने 140 लिया, ठीक है। अब कंपोजिट नंबर तो ये है 140 इज अ कंपोजिट नंबर क्योंकि इसके पास मोर देन 2 फैक्टर है, दैट इज करेक्ट। लेकिन एक चीज और आप मुझे बताओ, क्या ये नेचुरल नंबर भी है? ऑफ कोर्स इट इज अ नेचुरल नंबर, राइट। नेचुरल नंबर मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड गोइंग टिल इंफिनिटी। सो देखिए यहाँ से कंक्लूजन क्या आया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर इज आल्सो यूनिक। आप किसी नेचुरल नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो उसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा, यूनिक आएगा, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। ओके, डेफिनेशन में स्टेटमेंट में क्या बोला कि
कंपोजिट नंबर का फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। लेकिन हमने वहां से क्या कंक्लूड किया कि नेचुरल नंबर का भी प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप देखिए 210, ये कंपोजिट नंबर भी है, ओके, इट्स अ कंपोजिट नंबर एंड इट इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर, ओके। अभी देखो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो आप क्या करो इधर, क्योंकि बड़ा नंबर है आप डायरेक्टली लिख पाना समटाइम्स इट इज नॉट पॉसिबल, सो आप क्या करो इसको डिवाइड करो 2 से, सो इट विल बी 105। देन फिर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, सो ट्राई इट विथ 3, 3 3 9 एंड देन 3 5, ओके, देन 5 into 7, ओके। सो 2 into 3 into 5 into 7 असेंडिंग ऑर्डर में, और डिसेंडिंग में 7 into 5 into 3 into 2। सो 210 को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखने के लिए मुझे इन्हीं प्राइम नंबर्स का यूज करना पड़ेगा, 2357 या 7532, मतलब आइदर शॉर्ट ये स्मॉल टू लॉन्ग या लार्ज, या फिर लार्ज टू स्मॉल, ओके। इसकी वजह से क्या है कि ये फैक्टराइजेशन क्या है अपने आप में यूनिक है। दूसरा, और कोई प्राइम नंबर्स नहीं है जिसका यूज करके आप 210 लिख सकते हो, ठीक है। सारे प्राइम नंबर्स होने चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ओके। सो हम लोग क्वेश्चंस पे डायरेक्टली चलते हैं। टाइप 1, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हम टाइप 1 पे है। टाइप 1 क्या कह रहा है कि आप क्या कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए जो गिवन इंटीजर्स है ना उसको एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। 3825 है, इसको हमको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, है ना, मतलब प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में इसको लिखना है। देखिए क्या करने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले चीज, डायरेक्टली तो अपन लिख नहीं पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसा, इसको देखो एंड में 5 है, ओके, तो 5 से तो ये डिविजिबल होगा, लेकिन 3 से होगा क्या, 3 से एक बार चेक कर लो, 8 + 3 11, 11 + 2 13 एंड 13 + 5 दैट इज 18। सो 3 से ये डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड देन रिमेनिंग 2 2 2 22, सो 3 7 जा 21, 1 बच जाएगा, 1 बाई 15, सो 3 5, ठीक है। फिर वापस से चेक करो, ठीक है। फिर 3 से होगा क्या, होगा 3 4 जा 3 2 जा 3 5 जा, फिर 3 से होगा क्या, देखो ट्राई करो, नहीं होगा। एक बार सम इसका चेक करो, 4 + 2 6, 6 + 5 11, 3 से डिवाइड नहीं होगा, उसका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए 3 से डिविजिबल होने के लिए, ये रूल है, ओके। इसका मतलब 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से तो 100% होगा। क्यों, क्योंकि लास्ट में 5 है। अगर लास्ट में 5 आ जाए या 0 आ जाए तो वो 5 से डिविजिबल होता है। हमने ये पहले के क्लासेस में पढ़े हुए हैं चीज़ें, ओके। सो 5 से इसको डिवाइड करो, 5 8 जा, ओके, 40 रिमेनिंग 2 2 5 25, सो 5 5 जा, ओके। देन फिर वापस 5 से करेंगे, 5 से कितना आएगा ये, इट विल बी 17, ओके। सो क्या आया दोस्त, ये 3 × 3 × 5 × 5 × 17, सो आई कैन राइट इट इज लाइक दिस। ऐसे भी लिख सकते हो और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3 की पावर 2, बिकॉज 3 2 टाइम्स है, 5 की पावर 2, ओके, एंड 17 की पावर 1 लिखो या फिर नहीं लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इतना बड़ा नंबर है, इसको डायरेक्टली ऐसे लिख पाना इट इज नॉट समटाइम पॉसिबल, ओके। कुछ लोग से हो जाएगा, कुछ लोगों से नहीं हो पाएगा, तो आप क्या करो, आप में इतना कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो ये आपका आंसर हो गया। इस पॉजिटिव इंटीजर को हमने एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिखा है। देखो 3 मेरा प्राइम नंबर है, 5 मेरा प्राइम नंबर है, 17 मेरा प्राइम नंबर है। तो ये फैक्टराइजेशन क्या है, बेसिकली दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि इसमें सिर्फ प्राइम नंबर आए हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहां से एक नया चीज आपको सिखाने वाला हूं, देखो ध्यान दोगे आप। कोई डाउट है तो कमेंट में मुझे बताना, ठीक है। दिस इज माय प्राइम फैक्टराइजेशन। यहां से एक चीज नया क्या है, फैक्टर ट्री लिखने के लिए आ जाता है एग्जाम में कई बार, किसका फैक्टर ट्री लिखो। फैक्टर ट्री का मतलब कि ये जो 3825 है ना, इसको क्या किया आपने, 3 से डिवाइड किया, राइट। तो कितना आया, 1275 आया। फिर 1275 को आपने 3 से डिवाइड किया, और फिर कितना आया, 425 आया। फिर 425 को आपने क्या किया, 5 से डिवाइड किया एंड यू गॉट 85, और फिर 85 को आपने 5 से डिवाइड किया एंड यू गॉट 17।
So this is what, this is called factor tree. देखो 3825, 3 से डिवाइड किया 1275, 1275 को 3 से डिवाइड किया 425, फिर 5 से इसको डिवाइड किया 85, फिर 5 से 85 को डिवाइड किया वी गॉट 17. आपको फैक्टर ट्री लिखने के लिए बोलेगा तो ये लिखना है, ठीक है. प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर लिखना है तो ये लिखना है. सो ये मेरा आंसर हो गया. देखो फैक्टर ट्री में क्या होता है कई बार कि आपको बीच का कोई एलिमेंट गायब कर देंगे और फिर आपको रिमेनिंग पूछेंगे, तो कैसे आएगा फिर ये, आपको जो नंबर है उसको इस हिसाब से करना पड़ेगा. ओके, देन यू हैव टू कंक्लूड कि कौन सा नंबर मिसिंग और कौन सा होगा. ओके, ये मेरा हो गया. फिर 5005 है और 7429 है. देखो दोनों के दोनों अच्छे हैं. 5005 इसको भी क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर लिखना है. ट्राई करते हैं अपन. 5005 क्या ये 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा. 3 से होगा क्या? 3 से भी नहीं होगा. क्यों? क्योंकि सम 10 आ रहा है. ओके, तो 3 से भी नहीं होगा. 5 से तो ये होगा 100%. 5 1 जा 5, 0 0 0, 5 1 जा 5 अगेन. ओके, ठीक है. उसके बाद देखो फिर किससे होगा? 2 से होगा? नहीं होगा. 3 से होगा? नहीं होगा. फिर 5 से नहीं होगा. 7 से ट्राई कीजिए. 7 1 जा 7, रिमेनिंग 3 0 30. ओके, तो 7 4 जा 28, रिमेनिंग 2 2 1, सो 7 3 जा 21. अभी क्या ये 3 से होगा? नहीं होगा. 5 + 3 8 आ रहा, नहीं होगा. उसके बाद 5 से तो होगा ही नहीं. 7 से होगा क्या? नहीं होगा. तो क्या करेंगे, 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है? 7 के बाद अपना 11 है. सो ट्राई विथ 11. 11 1 जा 11, रिमेनिंग 3, सो 3 3 जा 3 3 कितना होगा? 33. सो 11 3 जा 33. यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा अच्छा है. क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग लिखेंगे 5005 को 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13. सारे के सारे प्राइम नंबर है. 5 इज प्राइम नंबर, 7 इज प्राइम नंबर, 11 इज प्राइम नंबर एंड 13 इज प्राइम नंबर. प्राइम नंबर का मतलब जिसके पास 2 ही फैक्टर हो, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. ठीक है, सो ये आपका आंसर हो गया. लेकिन आपको अगर बोले कि फैक्टर ट्री ड्रॉ करो तो कर सकते हो क्या? कर सकते हैं अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखिए क्या करेंगे, 5005, ठीक है, इसको क्या करेंगे, वी विल राइट, क्योंकि इसको 5 से हमने डिवाइड किया, सो वी गॉट 1001. फिर 1001 को हमने 7 से डिवाइड किया एंड वी गॉट 143. ठीक है, और 143 को हमने क्या किया, 11 से डिवाइड किया एंड वी गॉट 13. सो दिस इज माय फैक्टर ट्री. ओके, सो ये मेरा फैक्टर ट्री हो गया. करेक्ट है. नेक्स्ट क्या कह रहा है, 7429. 7429 इसको भी अपन डायरेक्टली नहीं लिख सकते, इट्स अ बिग नंबर. ओके, सो हम क्या करेंगे, वापस से ट्राई करेंगे. 2 से होगा? नहीं होगा. 3 से होगा क्या? लेट अस चेक. 7 + 4 11, 11 + 2 13, 13 + 9 22. 3 से डिवाइड नहीं होता 22, सो 3 से नहीं होगा. 5 से भी नहीं होगा बिकॉज 9 इसमें 5 है ही नहीं, लास्ट में 0 भी नहीं है. 5 से नहीं होगा. क्या 7 से होगा? ट्राई करो. 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, और ये 9 नहीं कट रहा. 7 से भी नहीं होगा. 11 से ट्राई करो. 11 6 जा 66, 11 6 जा 66. ओके, कितना बच जाएगा फिर आपका? यहाँ बच जाएगा 4 + 4 8, 82, 77. कितना बच जाएगा? 559. नहीं कट रहा 11 से भी. 13 से ट्राई करो. 13 से भी नहीं होगा. डायरेक्टली आपको ट्राई करना पड़ेगा किससे? 17 से. ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आएंगे तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है. आपको तुरंत पैनिक नहीं कर जाना है कि 2 से नहीं हुआ, 3 से नहीं हुआ, 5 से नहीं हुआ, किससे होगा. आपको चेक करना है भाई, है ना. देन यू विल गेट द मार्क्स ना. ठीक है, 17 से करो. 17 के टेबल में कितना होगा? 17 4 जा 68. कितना बच गया? 6 बच गया. 6 2. ओके, 17 3 जा 51. ओके, कितना बच गया? 11. सो 119. तो कितना आएगा? 17 7 जा. करेक्ट है. फिर क्या ये 17 से ये डिवाइड होगा?
17 टू जा 34 और फिर क्या बच जाएगा 6 + 3 9 97 नहीं हो रहा ये, तो 19 से ट्राई करो आप। ट्राई करने के लिए आपको 2 से स्टार्ट करना है, लेकिन वो सबसे डिवाइड नहीं होगा, मैंने चेक कर लिया, आप चेक करो। 19 से डिवाइड करो, 19 टू जा 38, कितना बच गया यहाँ पे 5 बच गया, 5 and 7 57, so 19 3 जा। Okay, so this can be written as 17 into 19 into 23, so this is my answer। क्या बोला कि जो कंपोजिट नंबर है, जो पॉजिटिव इंटीजर है, उसको एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिख लो, तो ये मेरा आंसर हो गया। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, यहीं पे रुकेंगे नहीं, फैक्टर ट्री भी लिख लेंगे। ओके, सो लेट मी राइट 7429। ओके, क्या किया, इसको 17 से अपन डिवाइड किए, है ना, एंड देन व्हाट वी गॉट 437 आया। यहाँ तक क्लियर है। फिर 437 को क्या किया, 19 से डिवाइड किया एंड देन वी गॉट 23। सो दिस इज माय फैक्टर ट्री। ओके, दिस इज माय फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री को इग्नोर नहीं करना है, इससे बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो ये मेरा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, हम अभी सेकंड टाइप के क्वेश्चंस में चल रहे हैं। अभी देखो सेकंड टाइप का क्वेश्चन कैसा रहेगा। सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखो, यहाँ पे रीड करो आप, क्या बोल रहा है कि शो करना है, मतलब प्रूफ करना है क्या, कि 12 टू द पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब क्या है इसका, कह रहा है कि 12 की पावर n आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, आप n जो है नेचुरल नंबर है, मतलब इट कैन बी 12 की पावर 1, 12 की पावर 2, 12 की पावर 3, 12 की पावर 4 एंड सो ऑन। ठीक है, आप इन सबको कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करने के बाद क्या होगा, देखो यहाँ पे मैं एक आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। 12 की पावर 1 12 होगा, 12 की पावर 2 कितना होगा 144 होगा। इस तरीके से 12 की पावर 3, 12 की पावर 4, आपको कैलकुलेट नहीं करना है, बट यहाँ आपको प्रूव क्या करना है कि आपके पास ऐसा कोई नंबर नहीं आएगा 12 की पावर n में, यहाँ पे लास्ट डिजिट 0 हो या फिर लास्ट डिजिट 5 हो, ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा आपको, यही आपको प्रूफ करना है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना, इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। देखिए, अगर ये आएगा तो 2 मार्क्स में आएगा, और जो इसके पहले वाला जो टाइप 1 कराया वो 1 मार्क्स में आएगा जनरली। ठीक है, और समटाइम्स इट में आस्क इन 2 मार्क्स। ठीक है, तो उसके लिए आपको 2 पूछ लेंगे वो लोग। देखो ध्यान दो, क्या करना है, अगर कोई भी नंबर है उसके लास्ट में 0 है, लेट अस सपोज 120 है। ठीक है, लेट अस सपोज 1260 है। देखो तो क्या है, 5 से डिवाइड होगा, 5 टू जा 10 एंड 5 4 जा हो जाएगा, ये 5 टू जा 10 एंड फिर 5 4 एंड फिर 60, फिर ये भी हो जाएगा। मतलब जिसके पास लास्ट में 0 है या फिर 5 है, एग्जाम्पल के लिए ले लो 425, ये भी 5 से डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल है। 5 से डिवाइड होने का रूल क्या है, लास्ट में 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अभी तक मैं समझा रहा हूँ, अभी तक मैंने सॉल्व नहीं किया है। 12 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 और 5। 12 का पावर n जो है कभी भी ऐसा नंबर प्रोड्यूस नहीं करेगा जिसके पास लास्ट में डिजिट 0 या 5 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 12 की पावर n का फैक्टर 5 नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर 12 की पावर n का फैक्टर 5 आ गया, प्राइम फैक्टर अगर 5 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि वो 0 और 5 डिजिट वाला नंबर प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, वही यहाँ पे मैंने एज ए कंसेप्ट आपको लिख दिया। देखिए क्या, इफ एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड्स विद 0 और 5 देन इट इज डिविजिबल बाय 5 एंड इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट कंटेन 5। अभी देखो आप 12 की पावर n है। ठीक है, क्या कर सकते हैं इसको हम लोग, इसको लिखना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, पावर n है, सो आई विल राइट पावर n। ओके, नेक्स्ट 2 की कितनी पावर 2 इंटू 3, वापस से फिर पावर n लिखेंगे। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी देखो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 2n इंटू 3 टू द पावर n। ठीक है, सो 12 टू द पावर n का क्या क्या फैक्टर आया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखेंगे सो
the factor, the prime factors, okay, factor nahi, prime factor. So the prime factors of 12 to the power n are 2 and 3. 12 to the power n का फैक्टर क्या क्या आया? 2 आया और 3 आया, 5 नहीं आया. समझ गए? जब 5 नहीं आया, 5 नहीं आया इसका मतलब क्या हुआ? ये डिविजिबल बाय 5 नहीं है. सो अपन क्या कह सकते हैं? therefore 5 is not the prime factor. 5 is not the prime factor of 12 to the power n. 12 to the power n का 5 प्राइम फैक्टर नहीं है. जब प्राइम फैक्टर नहीं है, so what we can say? So 12 to the power n cannot end. बात सही बोला उन्होंने, है ना, क्वेश्चन में कि 12 to the power n cannot end with digit 0 और 5. अगर 5 फैक्टर में आता तो यहाँ पे कैन नॉट नहीं होता, फिर तो यहाँ पे कैन बोलते हैं अपन, है ना. सो दिस इज प्रूफ्ड. ठीक है, कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट में बताना, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ. ठीक है, अभी देखो टाइप 3 में हम लोग एंटर कर रहे हैं. टाइप 3 में क्या दिया रहेगा दोस्त? आपको बोलेगा कि एक्सप्लेन करो कि ये जो नंबर दिया हुआ है ऐसे ऐसे अलग तरीके से दिया है थोड़ा सा, है ना, मल्टीप्लाई और सम करके दिया है. बोला एक्सप्लेन व्हाई दिस इज अ कंपोजिट नंबर. ये कंपोजिट नंबर क्यों है? देखो, कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है. क्या? अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स. लेकिन इस चैप्टर में रियल नंबर में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्राइम फैक्टर्स के बारे में बात करें, नॉर्मल फैक्टर नहीं, ओनली प्राइम फैक्टर. सो कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा? मोर देन टू प्राइम फैक्टर. अगर इस नंबर का 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर आ गया, इसका मतलब वो कंपोजिट नंबर है. मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स, यहीं पे मैंने लिख दिया, आपको ध्यान रखना है. चलो सॉल्व करते हैं इसको जी, देखते हैं. सबसे पहले चीज क्या गिवन है आप देखिए. यू हैव गिवन 3 into 5. ओके, टफ नहीं है, डोंट वरी, है ना, प्लस 7. अभी देखो, अभी 7 दोनों में प्रेजेंट है, तो मैं क्या करूंगा? 7 को एज ए कॉमन ले लूंगा. ओके, देन वी विल हैव 3 into 5. यहाँ पे 3 into 5 बच जाएगा और यहाँ पे प्लस 1 बच जाएगा. ध्यान दीजिएगा, 7 हो गया ये, और ये क्या हो जाएगा? 5 3 जा 15, 15 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? इट विल बी 16. देखो 7 तो मेरा प्राइम नंबर है, लेकिन 16 इज नॉट अ प्राइम नंबर. तो मैं क्या करूंगा? 7 को एज इट इज रखूंगा और 16 को मैं कलर चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, ओके, ताकि आपको समझ आए. 16 को मैं एज ए प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिखने की कोशिश करता हूँ. 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16. So this complete number can be written as 2 into 2 into 2 into 2 into 7. ओके, सो कितने प्राइम फैक्टर्स आए यहाँ पे? 1 2 3 4 5, है ना. सो इसके पास क्या है? मोर देन 2 प्राइम फैक्टर. ये जो नंबर है उसके पास क्या है? मोर देन 2 प्राइम फैक्टर. यहाँ पे आप लिख के बता देना. ओके, यहाँ पे लिख देना इट हैज मोर देन 2 प्राइम फैक्टर. ओके, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर. सो ये क्या है? एक कंपोजिट नंबर है. कोई टफ? बस आपको ये डेफिनेशन पता होना चाहिए, आप इजिली प्रूव कर सकते हो. ये आपका
प्रूफ हो गया। ठीक है, आपको रीजन पूछा था कि क्यों ये कंपोजिट नंबर है, ये बताओ। ठीक है, क्यों है? क्योंकि इसके पास 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर है। देखो यहाँ पे 2 केम 4 टाइम्स एंड 7 केम 1 टाइम। ओके, सो इसके पास टोटल 5 फैक्टर्स है, 5 प्राइम फैक्टर है। ऑल्दो प्राइम फैक्टर अलग अलग सब नहीं है, पर 5 तो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स है यहाँ पे, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। चलो इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन कीजिए वेदर, ये नंबर देख रहे हो आप, ये पूरा का पूरा नंबर इज अ प्राइम नंबर और ए कंपोजिट नंबर। ये जो नंबर आपको गिवन है, क्या ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, ये आपको बताना है। प्राइम नंबर के पास 2 ही फैक्टर, 1 ऑन द नंबर इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर के पास मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स नहीं, मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स। ओके, सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस। 3 into 12 into 101 प्लस 4, करेक्ट है। हम क्या करेंगे इसको, अभी देखो यहाँ तो 4 है, लेकिन यहाँ पे 4 डायरेक्टली मुझे दिख नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँगा कि इस 12 को फैक्टराइज कर दूंगा। 3 into 3 into 4, ठीक है। 12 को हमने 3 into 4 लिख दिया, एंड रिमेनिंग 101 हमने इसको लिख दिया, एंड प्लस 4। ठीक है, अभी देखो आप दोनों जगह पे क्या है, 4 प्रेजेंट है, राइट। सो 4 को एज अ कॉमन अपन लिख सकते हैं। सो इट इज 3 into 3, ओके, into 101 प्लस 1। अब कुछ और कॉमन नहीं आ रहा दोनों में, अंडरस्टूड। सो अब क्या हो जाएगा, ये तो 4 हो गया, ये कितना होगा, 3 3 जा 9, एंड 9 into 101 दैट इज 909। आप मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, एंड फाइनली इट इज गोइंग टू बी 4 into 910। देखो अभी ध्यान देना, मुझे क्या चाहिए, मुझे अभी क्या चाहिए, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर चाहिए, लेकिन ये अभी लिखा हुआ नहीं है, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, कलर चेंज कर रहा हूँ। ओके, 4 को एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर क्या लिखेंगे, 2 into 2, और 910 को क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे ये 3 से डिवाइड होगा क्या, 2 से डिवाइड होगा क्या, 2 से डिवाइड हो जाएगा, करो उसको डिवाइड। 2 4 जा 8, रिमेनिंग 1, सो 1 1 11, सो 2 5 जा 10, फिर 2 5 जा 10। ठीक है, अभी देखो 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 3 से होगा, 3 से भी नहीं होगा, बिकॉज 14 आ रहा है। 4 से नहीं, सॉरी 4 से नहीं, 5 से ट्राई करो। 5 से हो रहा है, 5 से हो रहा है ना, 5 9 जा, देन 5 1 जा। अब ये 91 आ गया, 91 किससे डिवाइड होता है, 7 से होता है, राइट। 7 1 जा 7, 2 1 7 3 जा। सो हम इसको क्या करेंगे, इसको तो 4 को तो 2 into 2 लिख लिया, 9 1 0 को कैसे लिखेंगे, 2 into 5 into 7 into 13। सो फाइनली अपन क्या लिखने वाले हैं, 2 into 2 into 2, ओके, 1 2 3 टाइम्स, ओके, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, और फिर 13 आएगा। अभी आप मुझे बताओ, आप कमेंट में मुझे बताओ कि क्या ये प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है। Obviously it is a composite number, why, because it has more than 2 prime factor। क्या लिखेंगे इसको, it has more than, okay, more than 2 prime factors, more than 2 prime factor। लिख लो आप 2 प्राइम फैक्टर्स। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे कितने प्राइम फैक्टर हो गए, 1 2 3 4 5 6, इसके पास 3 प्राइम फैक्टर्स हो गए, मेरे को तो 2 ही चाहिए, 2 से ज्यादा चाहिए था, तो हो गया ना। इट हैज मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर, इट इज अ कंपोजिट नंबर। इस तरह के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, आपको आएगा अगर ये क्वेश्चन तो आपको 2 मार्क्स में आएगा। ये आपका प्रूफ हो गया, यहाँ तक ठीक है, ओके, क्लियर यहाँ तक। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, इसको देखो आप।
अभी मुझे क्या करना है कि एलसीएम फाइंड करना है और एचसीएफ फाइंड करना है। आपने पहले के क्लासेस में भी फाइंड किए, लेकिन यहाँ पे मेथड अलग है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे, बट यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देख रहे हो ये वर्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन अभी तक हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन ही यूज कर रहे हैं। मतलब अपने पास अगर नंबर 4 है तो उसको अपन 2 इंटू 2 लिखेंगे प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में। 6 है तो उसको 2 इंटू 3 लिखेंगे। 12 है तो उसको क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, बिकॉज आई नीड ओनली प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर का प्रोडक्ट चाहिए, दूसरा नहीं चलेगा। 12 को तो अपन 3 इंटू 4 भी लिख सकते थे, पर नहीं चाहिए क्योंकि 4 मेरा क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। ओके, सो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने वाले हैं। अभी आप ध्यान दीजिएगा, एलसीएम का मतलब क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर उसको हम लोग जीसीडी भी कहते हैं, राइट, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में कई बार दोनों, कई जगह पे आपको एचसीएफ दिख जाएगा, कई जगह पे आपको जीसीडी दिख जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एचसीएफ को हम लोग ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। देखो, बेसिक डेफिनेशन की अगर बात करें तो एचसीएफ क्या होता है, जो हमने पहले पढ़ा है एचसीएफ, वो एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ होता है लार्जेस्ट नंबर। एचसीएफ क्या होता है, लार्जेस्ट नंबर, ओके, which can divide two or more number, okay. HCF is largest number which can divide two, अगर दो नंबर का HCF फाइंड कर रहे हो तो 2, लार्जेस्ट नंबर which can divide two or more numbers, ठीक है, डिवाइड करेगा दो या दो से ज्यादा नंबर को विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। ये डेफिनेशन बताने के पीछे मेरा एक रीजन है, विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, मतलब कि डिवाइड इस तरीके से करेगा कि रिमाइंडर उसका 0 आने वाला है, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। सो एचसीएफ के लिए मैंने क्या वर्ड यूज किया, लार्जेस्ट नंबर, ओके। सो जहां पे भी आपको लार्जेस्ट फाइंड करना हो, ग्रेटेस्ट फाइंड करना हो, हाईएस्ट फाइंड करना हो, वहां पे आप क्या यूज करोगे, एचसीएफ यूज करोगे। देखो एक्चुअली क्या है कि कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी आते हैं एलसीएम एचसीएफ में। आपको क्वेश्चन तो दिया रहेगा, 3-4 लाइन का स्टेटमेंट लिखा रहेगा, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि एचसीएफ फाइंड करना है कि एलसीएम फाइंड करना है। तो आपको वहां पे क्लू कैसे मिलेगा कि अगर लार्जेस्ट वर्ड है तो एचसीएफ फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट अगर वर्ड है तो आपको एचसीएफ फाइंड करना है, हाईएस्ट वर्ड उसमें है तो आपको एचसीएफ फाइंड करना है। एलसीएम क्या होता है जी, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम लोग लोवेस्ट भी बोलते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, सो एलसीएम के लिए क्लू कैसे मिलेगा, अगर लिस्ट वर्ड है तो, लोवेस्ट वर्ड है तो, और मिनिमम वर्ड है तो। अगर ये तीनों वर्ड है क्वेश्चंस में तो आपको समझ आना कि एलसीएम फाइंड करना है। और यहाँ पे एचसीएफ में एक और वर्ड यूज कर लो, क्या है वो, मैक्सिमम। ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैं भी करवाऊंगा वर्ड प्रॉब्लम्स का इसी वीडियो में, तो आप देखो, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशंस में एचसीएफ फाइंड करने का तरीका क्या है। सबसे पहले क्या करोगे कि जो भी नंबर गिवन है, जैसे मान लो कि अभी मैं 6 और 12 का फाइंड करता हूँ, ठीक है, 6 और 12, तो 6 को अपन क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3, 12 को क्या लिखेंगे, 2 स्क्वायर इंटू 3। अभी ध्यान दो, मुझे एचसीएफ चाहिए, आई नीड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 12। क्या हो जाएगा, बोल रहा है कि जो कॉमन प्राइम फैक्टर है, देखो दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, सो कॉमन तो 2 है और 3 भी है। लेकिन क्या बोला कि स्मॉलेस्ट पावर लेना है, किसका, कॉमन प्राइम फैक्टर का। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ पे जो 2 है इसके पास पावर 1 है, यहाँ पे जो 2 है इसके पास पावर 2 है। पर मुझे क्या चाहिए, एचसीएफ फाइंड करने के लिए स्मॉलेस्ट पावर, सो मैं लूंगा ये वाला 2 की पावर 1 वाला। 3 दोनों जगह पे 1 पावर के साथ है, तो यहाँ पे तो एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ इक्वल टू 6, ये आपका एचसीएफ आ गया। अभी एलसीएम बताओ, एलसीएम क्या होगा। देखिए एलसीएम बोल रहा है कि
कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं चाहिए, अब मुझे क्या चाहिए, ईच प्राइम फैक्टर, जितने भी प्राइम फैक्टर है, लेकिन वो प्राइम फैक्टर आपका ग्रेटेस्ट पावर के साथ आना है। देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है, लेकिन ग्रेटेस्ट पावर इसके पास है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, सो 4 3 जा 12, सो ये आपका एलसीएम हो गया। अभी और एक दो क्वेश्चन भी कराऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। एचसीएफ में स्मॉलेस्ट पावर कॉमन प्राइम फैक्टर, एलसीएम में ग्रेटेस्ट पावर और ईच प्राइम फैक्टर, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करो और एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करके दिखाओ। चलो करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जी 26 को आप क्या लिखोगे, क्या लिख सकते हैं इसको, 2 इंटू 13, राइट, करेक्ट है। 91 को क्या लिख सकते हैं, 91 को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 13। देखो आपको अगर नहीं आता है तो आप इसको ऐसे करके लिख सकते हो, 2 फिर ये 13, ठीक है। 91 का क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा नहीं, 2 से डिवाइड होगा नहीं, 7 से ट्राई करोगे, 7 से हो जाएगा, 13 आएगा, सो ये आ गया, ठीक है। अभी देखो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम पहले एचसीएफ फाइंड करो फिर एलसीएम करेंगे। एचसीएफ ऑफ 2691, ठीक है, कितना आएगा जी एचसीएफ। एचसीएफ क्या बोला है कि कॉमन प्राइम फैक्टर, यहाँ पे देखो कॉमन प्राइम फैक्टर स्मॉलेस्ट पावर के साथ और प्रोडक्ट है ना, 3 चीजें हैं यहाँ पे। दोनों में कॉमन क्या है, 2 इसमें है क्या, नहीं है। 7 इसमें है लेकिन इसमें है क्या, नहीं है। 13 इसके पास है, इसके पास भी, दोनों के पावर सेम है, तो यहाँ पे एचसीएफ कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं एलसीएम क्या आने वाला है। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट पावर सारे प्राइम फैक्टर का और फिर उसको प्रोडक्ट कर देना है। देखिए 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 2 का जो पावर है यहाँ पे 1 है, तो 2 लिख लेंगे। कलर चेंज करता हूँ, सो इट इज 2, ठीक है। देन इसमें 7 है, इसमें नहीं है, तो 7 भी आएगा, क्योंकि ईच प्राइम फैक्टर आना है, दोनों नंबर में प्राइम फैक्टर सब आने हैं। अभी देखो इसका 2 आ गया, इसका 7 आ गया, इसके पास 13 है, इसके पास भी 13 है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दोनों के पास पावर सेम है, अगर पावर अलग अलग होता तो मुझे हाईएस्ट पावर के साथ जाना है, ग्रेटेस्ट पावर के साथ, ओके। सो 13, तो क्या आएगा आंसर, 7 2 जा 14, 14 और ये 13, 14 इंटू 13 मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 182। ट्राई करके देखो, 14 और 13 को मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12, remaining 1, 3 1 जा 3, 4, then 4 and then 1 2 8 1 8 8 182, करेक्ट। सो 182 आया मेरा आंसर। सो एचसीएफ 13 हो गया और एलसीएम 182 आ गया, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को देखो, 336 एंड 54 है। 336 पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो ना, प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे नहीं लिख पाओगे आप, इसको क्या करो, यहाँ पे रफ में यहाँ पे डिवाइड करके देख लो, 2 से 2 1 जा 2, ठीक है, 2 6 जा 12, 1 6 तो 168, यहाँ तक ठीक है जी, करेक्ट है। फिर 2 8 4 करेक्ट है, देन 2 42, ओके, देन वापस से 2 से डिवाइड होगा, हो रहा है, और फिर 3 से होगा 3 7। सो देखो कभी कभी बड़ा नंबर रहेगा, यू डो नॉट एक्सपेक्ट कि हमेशा छोटा नंबर मिलने वाला है क्वेश्चन में, सो ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड देन 3 इंटू 7, यहाँ तक ठीक है। सो इट कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 1 एंड 7 टू द पावर 1। दूसरा देखो 54,
ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ बिकॉज आई नीड द स्पेस। 54 को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड होगा, हो जाएगा जी। इट विल बी 2 2 जा 4 एंड 1 4 14, सो 2, सो ये 7 टाइम्स में हो जाएगा। फिर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा, यस इट विल बी 3 9 जा एंड देन अगेन ये 3 3 जा, करेक्ट। सो कितना आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, एक बार क्रॉस चेक कर लो, 2 3 जा 6 6 3 जा 18 एंड 18 3 जा 54, दैट इज करेक्ट। सो दिस कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 1 एंड 3 टू द पावर 3। यहाँ मजा आएगा देखना, यहाँ पे देखो क्या फाइंड करना है। पहले अपन HCF फाइंड करते हैं, यहाँ से कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। 336 ओके एंड देन दिस इज 54। देखो HCF का मतलब क्या बोला, कॉमन प्राइम फैक्टर। इसमें और इसमें कॉमन क्या है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, बात सही है, 2 है 2 है, लेकिन मुझे स्मॉलेस्ट पावर के साथ जाना है। इसके पास पावर 4 है, इसके पास पावर 1 है, सो इट विल बी स्मॉलेस्ट पावर 2। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, पर इसके पास पावर 3 है, इसके पास पावर 1 है, सो मुझे स्मॉल पावर के साथ जाना है। 7 इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, सो मैं उसको नहीं लूँगा। सो HCF केम एज 6। HCF कितना आ गया, 6 आ गया। LCM देखो, LCM में क्या होता है, ग्रेटेस्ट पावर के साथ आने वाला है और सारे कॉमन फैक्टर, सारे फैक्टर आने वाले हैं, कॉमन नहीं सॉरी, हाँ सारे फैक्टर आने वाले हैं। देखो 2 की पावर 4 2, तो ग्रेटेस्ट पावर के साथ 2 आ जाएगा, 2 की पावर 4। 3 यहाँ पे 1 पावर के साथ है, यहाँ पे 3 पावर के साथ है, तो ग्रेटेस्ट पावर वाला आएगा। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 नहीं है, सो उसको मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जा 4 2 जा 8 16, देन 3 3 जा 9 9 3 जा 27 इंटू 7 मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आता है। मोस्ट प्रॉब्ली इट विल बी 3024। कितना आएगा 3024। दिस इज माई LCM। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया चीजें, ओके। 5 में A पार्ट हो गया और B पार्ट भी हो गया, ओके। अब मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाता हूँ, और देखो क्या कंसेप्ट है। कंसेप्ट कुछ ऐसा है, यहीं पे अपन एक छोटा नंबर लेते हैं, फिर आपको कंसेप्ट समझाता हूँ। देखो मान लो कि आपके पास 6 है और दूसरा 12 है, ठीक है। अभी हमने इसको सॉल्व किया है तो वापस यही लेंगे। 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, और 12 को क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 3। अब मुझे बताओ इसका HCF कितना आएगा। HCF ऑफ 6 एंड 12 इज हाउ मच, दैट इज 2 इंटू 3 दैट इज 6। 2 और 2 यहाँ पे भी है तो 2 कॉमन हो गया 2, और 3 और 3 यहाँ कॉमन है तो 3 आ जाएगा, सो इट इज 6। ठीक है, और LCM कितना आएगा, हाउ मच इज द LCM। LCM आ जाएगा 2 टू पावर 2 इंटू 3 दैट इज 4 इंटू 3 दैट इज 12। ओके, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे फाइंड किया था, कहीं पे तो अभी एग्जाम्पल हमने फाइंड किया था ना, कोई नहीं, यहाँ पे फाइंड किया था। देखो HCF 6 आया था और LCM कितना आया था 12 आया था, राइट। अभी ध्यान दीजिएगा कंसेप्ट क्या सिखाने वाला हूँ। मान लो कि ये जो 6 है उसको मैं बोल रहा हूँ ये, और ये 12 है इसको मैं बोल रहा हूँ B। ठीक है, अभी देखो एक तरफ हम मल्टीप्लाई करेंगे HCF को और LCM को, मल्टीप्लाई करो देखते कितना आता है। HCF कितना है 6 है और LCM कितना है 12 है, कितना आ रहा है इट इज 72। दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो। नंबर है पहला 6 और दूसरा नंबर है 12, कितना आ रहा है 72। मतलब कि LCM और HCF को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है ना। वही चीज यहाँ पे मैंने कंसेप्ट बना दिया। क्या कंसेप्ट है कि इफ वी हैव 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, हमारे पास अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है A और B, जैसे यहाँ पे 6 और 12 था, तो LCM ऑफ A, B इंटू HCF ऑफ A, B क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने के बराबर आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार क्वेश्चन आया है आज तक एग्जाम में, और इस बार भी चांस है कि आएगा।
देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या कह रहा है, सीबीएसई 2020 में आया हुआ है। देखिए क्या बोल रहा है, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 182। मान लो कि एलसीएम ए कॉमा बी का, ओके, कितना दे रखा है, 182 दे रखा है। एचसीएफ भी दे रखा है आपको, दो जो नंबर है ए और बी जिसको मैंने एज्यूम किया है, एचसीएफ इज 13। एक नंबर दे रखा है, इफ वन ऑफ द नंबर इज 26, वन नंबर इज 26, दूसरा नंबर बताओ। तो मैं मान लेता हूं कि ए जो है वो मेरा 26 है, तो बी मुझे फाइंड करना है। सो आई विल यूज दिस कंसेप्ट, है ना। सिंस यहां पे लिख लो, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए इंटू बी, करेक्ट है। चलो जी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, सिंपली वी विल पुट द वैल्यू 182, एचसीएफ इज 13, ए इज 26, बी अपने को मालूम नहीं है। बी फाइंड कर सकते हैं क्या, यस वी कैन डू इट, ओके। 182 इंटू 13 और यहाँ पे 26 मल्टीप्लीकेशन में इट विल कम इन द डिनोमिनेटर, ओके। सो इट इज गोइंग टू बी डिवाइड, ये डिवाइड करने वाला है, क्या आएगा 13 टू जा, फिर ये 2 से कितना होगा 291, फिर 2 से कितना, 2 से 2 9 जा 18 एंड 2 1 जा, ओके। सो बी कितना आया जी, माई सेकेंड नंबर इज 91, दिस इज व्हाट माई आंसर इज। देख रहे हो, इस सिंपल कंसेप्ट को यूज किया, ओके। सो 6 हो गया, 7 पे आते हैं हम लोग। 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटन एज, अभी नंबर नहीं दिया, उसको कुछ अलग तरीके से दिया, बोला जो पहला नंबर ये है ना वो आपका ये है, देखो एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। दोनों के बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लीकेशन, ऑब्वियस है। और दूसरा नंबर जो बी है वो क्या है, एक्स इंटू वाई क्यूब। बोल रहा है कि ए और बी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। और एक्स और वाई क्या है, प्राइम नंबर है। यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्राइम नंबर लिख रहे हैं, है ना। यहाँ पे हम प्राइम नंबर्स लिख रहे हैं, यहाँ पे उसने क्या बोला, एक्स और वाई कोई प्राइम नंबर मान लिया, एक्स और वाई क्या है, प्राइम नंबर है। आप एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करके दिखा दो। चलो जी कर लेते हैं अपन फाइंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी, एचसीएफ क्या होगा, कॉमन प्राइम फैक्टर का स्मॉलेस्ट पावर, एक्स इसमें भी है इसमें भी है, बट विद द लोवेस्ट पावर ये वाला है, तो इसको अपन लिखेंगे, ठीक है। वाई भी कॉमन है दोनों में, बट आई नीड ओनली द स्मॉलेस्ट पावर, सो दिस इज, सो एक्स वाई स्क्वायर, ये मेरा पहला आंसर हो गया। फिर आपका क्या पूछ रहा है, एलसीएम बताओ आप, ओके। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स यहाँ पे भी विथ हाईएस्ट पावर आई नीड, वाई दोनों में है बट आई नीड विथ हाईएस्ट पावर, सो एलसीएम इज एक्स क्यूब वाई क्यूब। एक जगह मैंने नंबर ले लिया, एक जगह मैंने एक्स वाई के टर्म्स में ले लिया, सो दैट कि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। इस तरह का भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्योंकि बच्चे इस तरह के क्वेश्चन से कंफर्टेबल नहीं होते, इसलिए उनको इस तरह का क्वेश्चन पूछने में अच्छा लगता है, ओके। इस तरह का क्वेश्चन आप देखोगे कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है चेंज कर करके, कई बार एक्स वाई स्क्वायर दे दिया, कई जगह पे एक्स क्यू वाई स्क्वायर दे दिया, मतलब कुछ चेंज कर करके बार बार, ओके। यहाँ तक क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि एचसीएफ दे रखा है x, 8, एक नंबर जो फर्स्ट नंबर है उसको उसने x बोला है, दूसरे नंबर को उसने 8 बोला है, और दोनों का एचसीएफ दे रखा है। फिर एलसीएम x, 8 का दे रखा है और पूछा है कि x का वैल्यू बताओ। डायरेक्टली अपन क्या यूज करने वाले हैं, जो भी हमने पढ़ा ना, एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इंटू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इज व्हाट, ए इंटू बी। यहाँ तक क्लियर है, पुट कर दीजिए। एचसीएफ कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। एलसीएम इज हाउ मच, 24। ए की जगह पे क्या है, एक्स है,
और बी की जगह पे क्या है 8 है, एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। हो जाएगा ना, 4 इंटू 24 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू एक्स। 8 3 जा 4 3 जा, तो एक्स कितना आया, एक्स मेरा 12 आया। सो दिस इज माई आंसर। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज देखा। ठीक है, अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम लोग एक और क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा क्या है बेसिकली कि अब 2 नंबर नहीं है, नाउ वी हैव 3 नंबर्स, और 3 नंबर्स का हमको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। सी 6 72 एंड 120। 6 है, ये 72 है और ये 120 है। ठीक है, 6 को तो वी कैन राइट 2 इंटू 3। 72 को अपन डायरेक्टली लिखेंगे क्या, हम लोग उसको क्या करेंगे, रफ में कर लेंगे 236, करेक्ट है। ओके, देन 218, देन 2 9 एंड देन 3 3। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, करेक्ट है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72। सो दिस इज करेक्ट। यहाँ तक हो गया। 120 को लिखो जी, 120 क्या आएगा, डिवाइड कीजिए 2 से, सो इट विल बी 60। फिर इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, इट इज गोइंग टू बी 30, एंड फिर इसको 2 से डिवाइड करो, इट इज 15, एंड फिर इसको 3 से डिवाइड करो। ओके, लेट मी राइट 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5, चेक कीजिए 120 आ रहा है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120। यस, इट इज करेक्ट। कंसेप्ट अभी भी वही है, मुझे एचसीएफ फाइंड करना है, किसका, 6 का, 72 का और 120 का। क्या करेंगे एचसीएफ के लिए, कॉमन प्राइम फैक्टर विद स्मॉलेस्ट पावर। 2 इसमें है, इसमें पर स्मॉलेस्ट पावर के साथ क्या है, 2 है। 3 है इसमें भी है, बट स्मॉलेस्ट पावर के साथ 3, सो इट इज 6। एलसीएम क्या होगा जी, एलसीएम इज 6 72 120। ओके, तो क्या होगा, हाईएस्ट पावर के साथ 2 कितना है, 2 की पावर 3, फिर यहाँ पे 3 हाईएस्ट पावर के साथ 3 की पावर 2, और फिर इंटू 5 मल्टीप्लाई करो। 2 में कितना आएगा, ये 8 9 देन 5, 8 5 जा 40, 40 इंटू 9 कितना आएगा, 360, राइट। सो इट इज गोइंग टू बी 360। एचसीएफ 6 आया, एलसीएम 360 आया। अभी यहाँ पे आप देखो, अभी जो कंसेप्ट हमने सीखा ना, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी, 2 नंबर्स में, वो 3 नंबर्स में एप्लीकेबल है क्या, वो 3 नंबर्स में एप्लीकेबल नहीं है, वो 3 नंबर्स में एप्लीकेबल नहीं है। आपके पास अगर 3 नंबर है, उसका एचसीएफ और एलसीएम उस 3 नंबर का प्रोडक्ट करोगे तो वो तीनों नंबर के प्रोडक्ट करने के बराबर नहीं आएगा। कंफ्यूज नहीं होना कि 2 नंबर में होता है तो 3 नंबर में भी होगा, नहीं। When we have 3 numbers, तो उनका एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट उन 3 नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर नहीं होता है। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, फिर अगर आपको एलसीएम फाइंड करना है तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हो, एचसीएफ फाइंड करना है तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हो। ऑल्दो दिस 2 फॉर्मूलाज आर नॉट मच इंपॉर्टेंट, अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन ये आपका इंपॉर्टेंट है कि क्या ये रिलेशन वैलिड है, ये दोनों इक्वल नहीं होते, इसलिए यहाँ पे मैंने डज नॉट इक्वल का साइन दिया हुआ है, नॉट इक्वल टू का साइन दिया हुआ है। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ चीजें, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे कि देखो, एचसीएफ और एलसीएम सिर्फ नंबर दे के नहीं आएगा, वर्ड प्रॉब्लम्स भी आता है। देखो यहाँ पे 3-4 लाइन का एक स्टेटमेंट रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, और फिर आपको बताना है कि क्या पूछा जा रहा है। देखो, कह रहे हैं कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। मान लो कि आप आईपीएल मैच देख रहे हो क्रिकेट ग्राउंड में, वहां पे क्या है, एक सर्कुलर पाथ है। अब इस सर्कुलर पाथ का क्या राउंड लगा रही है, कौन, सोनिया। ये स्टार्टिंग पॉइंट मान लो, दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला है, ठीक है। सोनिया राउंड लगाती है तो उसको एक राउंड लगाने में 18 मिनट लगता है। ओके, और दूसरा है रवि, रवि को कितना टाइम लगता है,
रवि को 12 मिनट लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब रवि एक राउंड लगा लिया होगा तो सोनिया का एक राउंड कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर जब रवि दूसरा राउंड कंप्लीट कर रहा होगा तब सोनिया एक राउंड कंप्लीट करके फिर कहीं और रास्ते में होगी, बट सेकंड राउंड उसका कंप्लीट नहीं हुआ है। कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सपोज करो कि बोथ ऑफ देम स्टार्टेड एट द सेम पॉइंट, दोनों ने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया, सेम टाइम पे स्टार्ट किया और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कितनी देर के बाद वो वापस से इसी जगह पे मिलेंगे, इस जगह पे स्टार्टिंग पॉइंट पे। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन, इस स्टार्टिंग पॉइंट पे कितनी देर के बाद वो लोग मिलने वाले हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपको, बेसिकली थोड़ा देर पहले मैंने आपको एक चीज समझाया था। क्या समझाया था कि एलसीएम का यूज कब होता है, जब हमको मिनिमम फाइंड करना हो। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मिनिमम कितना टाइम लगेगा दोनों को इस जगह पे आके मिलने के लिए, यही कह रहा है क्वेश्चन, है ना। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमको क्या फाइंड करना है, अपने को एलसीएम फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। अगर ये समझ आ गया तो आपके बल्ले बल्ले हो गए, आपके नंबर आ जाएंगे। अगर यही समझ नहीं आया तो आप एचसीएफ फाइंड करोगे, फिर आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सो पहले 18 को लिख लो, फिर 12 को लिख लो प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। ओके, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, सो इट इज 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, और ये 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3। So this can be written as 2 into 3 की पावर 2, and this can be written as 2 to the power 2 into 3। अभी देखो, सो क्या होगा, इसको मैं एक पेज ऐड करता हूँ, फिर हम लोग एलसीएम फाइंड करते हैं। ओके, एलसीएम, एलसीएम ऑफ 12, 18 या फिर 18, 12, कुछ भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, बट आई नीड हाईएस्ट पावर वाला 2, सो 2 की पावर 2 इंटू 3 इसके पास भी है और इसके पास भी है, बट हाईएस्ट पावर के साथ जो है उसी को अपन लेंगे, सो 3 की पावर 2। कितना आया बताओ, 4, और ये आया 9, सो 36 में। मतलब कि रवि और सोनिया दोनों 36 मिनट्स के बाद इस स्टार्टिंग पॉइंट में मिलने वाले हैं। सो सोनिया, ओके, एंड रवि are going to meet at the starting point। मुलाकात तो होगी लेकिन बीच में होगा कहीं पे, है ना, स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं होगा। सो सोनिया एंड रवि आर गोइंग टू मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट, 36 मिनट्स के बाद, 36 मिनट्स के बाद मुलाकात होगी। सही है, ओके, सो वो आपका आंसर हो गया। अब इसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बाद एक और थ्योरम है इस चैप्टर में जो अपने काम का है। थ्योरम क्या है वो, इस थ्योरम का एक्चुअली प्रूफ नहीं है आपको पढ़ना, तो मैं आपको प्रूफ नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ आपका इसका स्टेटमेंट समझाता हूँ क्या कह रहा है। कह रहा है कि मान लो कि p अपना एक प्राइम नंबर है और a मेरा एक पॉजिटिव इंटीजर है। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा, यही कंसेप्ट है। ठीक है, क्या कंसेप्ट बोला मैंने कि मान लो कि p जो है वो क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है कि p मेरा एक प्राइम नंबर है और ये क्या मेरा एक, ये मेरा एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा, देन p also divides a। p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन जब करोगे तो उसमें p भी आएगा।
इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो उसमें भी पी आएगा, इसमें पी का पावर हो सकता है कुछ हो जाए, 1 2 कुछ ऐसा कुछ पावर आ सकता है, पर यहाँ पे भी पी है और यहाँ पे भी पी है, मतलब प्राइम नंबर यहाँ पे भी पी है और यहाँ पे भी पी है, वही ये कह रहा है। ठीक है, कि अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो पी ए को भी डिवाइड करेगा, ये थ्योरम का स्टेटमेंट है। देखो इसको हम लोग यूज करने वाले हैं कहाँ पे। सबसे पहले चीज देखो, रैशनल नंबर आपको मालूम है, इरेशनल नंबर भी आपको मैंने पढ़ाया है। ओके, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देखो, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। रैशनल नंबर का मतलब नंबर मेरा पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, जहाँ पे पी और क्यू क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर मतलब, को प्राइम नंबर मतलब कि कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। को प्राइम नंबर में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आता है, उसके अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे अभी मान लो 2 और 3 है, तो 2 और 3 को प्राइम है क्या है, देखो 2 का फैक्टर क्या है, 1 और 2 है, 3 का फैक्टर क्या है, 1 और 3 है, तो दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या हो गया, ओनली 1। ओके, सो 2 एंड 3 क्या हुआ, को प्राइम हुआ। वही यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको कि रैशनल नंबर में पी और क्यू क्या होता है, को प्राइम नंबर्स होते हैं। ओके, और क्यू जो होता है वो जीरो नहीं होता। देखो 2 -3 3/7 -2/5, ठीक है। इरेशनल क्या है, इरेशनल में आप नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाओगे। √2 √3 √15 पाई -√2 अपन √3, और ये डेसिमल एक्सपेंशन मैंने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से समझाया, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे हम लोग आ रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहला, तो जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या कि अगर P मेरा कोई प्राइम नंबर है, P मेरा क्या है, प्राइम नंबर है। चलो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे प्राइम नंबर कौन कौन सा है जी। प्राइम नंबर कौन कौन सा बताओ आप, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और बहुत सारे हैं। ठीक है, बोला कि इफ P इज अ प्राइम नंबर देन √P इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। 2 3 5 7 प्राइम नंबर है, तो √2 √3 √5 √7 ये सारे के सारे क्या होंगे, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर हैं। ठीक है, ये अभी मैं थोड़ी देर में आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। ठीक है, एक ये कंसेप्ट हुआ। दूसरा कंसेप्ट क्या है कि अगर एक रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को सम करोगे या फिर सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल आएगा। जैसे देखो 2 रैशनल है, √3 इरेशनल है, दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल आएगा। 5 मेरा रैशनल है, √2 क्या है, इरेशनल है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा रिजल्ट, इरेशनल नंबर आएगा। इसके बाद का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि अगर आप नॉन जीरो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को प्रोडक्ट करोगे या डिवाइड करोगे तो आपका इरेशनल आएगा। देखो 7 इज रैशनल, √5 इज इरेशनल, प्रोडक्ट किया क्या आया रिजल्ट, इरेशनल। 3 इज रैशनल, √2 इज इरेशनल, प्रोडक्ट किया तो क्या आया, इरेशनल। 1 इज रैशनल नंबर, √2 इज इरेशनल नंबर, डिवाइड किया तो क्या आया, इरेशनल। सो ये 3 कंसेप्ट है यहाँ पे। आपको एक प्रूफ करके दिखाता हूँ। देखो क्या प्रूफ करना है कि √5 मेरा इरेशनल है, क्या प्रूफ करना है कि √5 क्या है, इरेशनल है। तो हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे। क्या एज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लेट √5 बी अ रैशनल नंबर। मान लो कि √5 जो है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि √5 को अपन क्या कर सकते हैं, √5 कैन बी रिटन एज P बाई क्यू, वेयर अगर रैशनल नंबर है तो उसको हम लोग P बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, वेयर P एंड Q आर को प्राइम। जिस तरीके से मैं प्रूफ कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको प्रूफ करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन तो रहेगा, √5 रहे, √2 रहे, √3 रहे, √7 रहे, पर रहेगा एक ना एक। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे प्रूव कर रहा हूँ वैसे प्रूव करना आप भी, बस समझ लो तरीका। पहले क्या करूँ, √5 को रैशनल नंबर एज्यूम कर लो, तो P बाई क्यू के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। सो वेयर P एंड Q आर को प्राइम एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अभी ध्यान देना। अभी क्या करेंगे, इसको इसको ऐसा कर सकते हैं क्या, देखिए √5 Q इक्वल टू P ऐसा लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ आई एम स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दोगे तो क्या आएगा दोस्त, आपका आने वाला है क्या बताओ, इट विल बी 5 Q स्क्वायर
इक्वल टू पी स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देना, अभी जो थ्योरम पढ़ाया मैंने आपको वही थ्योरम के हिसाब से बता रहा हूँ। क्या आ रहा है कि पी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख रहे हैं, 5 टाइम्स क्यू स्क्वायर, मतलब कि इस पी स्क्वायर का 5 क्या है, फैक्टर है, करेक्ट। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। जब उसका फैक्टर है मतलब वो उसको डिवाइड करता है, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। जब पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 है तो p इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, p इज आल्सो डिविजिबल, which implies p is also divisible by 5। कहाँ से हो रहा है ये चीज़, थ्योरम से हो रहा है, थ्योरम से। कौन सा थ्योरम, अभी जो मैंने आपको बताया थ्योरम 1.2, कि अगर पी स्क्वायर अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा। अभी थ्योरम पढ़ाया ना, वही है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। इसका मतलब क्या हुआ कि p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। सो हम क्या करेंगे, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, p इज डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 जो है वो p का फैक्टर है। तो मैं क्या कर लिया, यहाँ पे एक r लिख लेता हूँ टर्म, क्योंकि एग्जैक्टली 5 तो लिखूंगा ना इक्वल टू, क्योंकि और भी तो नंबर होंगे ना, इसलिए मैंने क्या किया 5r, जहाँ पे r क्या है, r इज सम पॉजिटिव इंटीजर, r इज पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ तक ठीक है, क्लियर है जी। नाउ अब हम क्या करेंगे, वापस से स्क्वायर करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब इसको आप स्क्वायर करोगे दोनों साइड्स तो क्या आएगा, इट विल बी पी स्क्वायर इक्वल टू 25r स्क्वायर। इसको आप क्या कह लो, इरेज करके इसको अच्छे से लिख देता हूँ मैं। ओके, सो दिस इज 25r स्क्वायर। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ध्यान दो, इक्वेशन नंबर 1 में पी स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर लिखा, इक्वेशन नंबर 2 में पी स्क्वायर इक्वल टू 25r स्क्वायर लिखा। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा जी, इट विल बी 25r स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर, इजंट इट। इस 5 से इसको कैंसिल करो, 5r स्क्वायर। सो क्या आ रहा है मेरा, सो 5r स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 जो है वो फैक्टर हो गया किसका, q स्क्वायर का। सो आई कैन राइट q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ओके, सो व्हाट वी कैन से, थ्योरम 1.2 फिर क्या बोलता है कि q इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, q इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अभी देखो इसका मतलब क्या होता है, समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, चलिए एक और पेज पे लेके चलता हूँ मैं आपको, ठीक है, एक और पेज ऐड करते हैं। अभी हमने क्या देखा कि p डिविजिबल बाय 5 है, मतलब p का फैक्टर 5 है और q का भी फैक्टर 5 है। इसका मतलब क्या हुआ, सो both p and q have 5 as common factor। p और q के पास, दोनों के पास क्या है, 5 क्या है, एज ए कॉमन फैक्टर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो हमने क्या बोला था कि p और q क्या है, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या हुआ, को प्राइम का मतलब क्या हुआ कि जो p और q है ना उसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उससे क्या है, कॉमन फैक्टर मेरा 1 नहीं आया, कॉमन फैक्टर मेरा 5 आ जा रहा है। इसका मतलब जो मैंने एज्यूम किया वो क्या हुआ, वो एजम्पशन मेरा रॉन्ग है, √5 मेरा रैशनल नंबर नहीं है। अंडरस्टूड। सो वही यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ। सो बोथ p and q have 5 as a common factor। it means
P and Q are not co-prime. जब P और Q co-prime नहीं है तो क्या हुआ? Hence our assumption is wrong. हमारा assumption क्या हो गया? जो हमने assume किया वो क्या हुआ? वो wrong है. हमारा assumption wrong है. Our assumption is wrong. ये आप लिखो. एक्चुअली इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ता है थ्योरेटिकल, इसलिए कुछ कई बार बच्चों को दिक्कत होता है, बट आपको लिखना पड़ेगा दोस्त, तभी आपको मार्क्स मिलेगा. assumption is wrong, it means therefore we can say root 5 is irrational. root 5 is irrational. ये आपका प्रूफ हो गया. देख रहे हो, ये आपका प्रूफ हो गया. 100% एक क्वेश्चन आएगा इस तरह का. ठीक है, रूट 5 की जगह पर रूट 2 हो सकता है, रूट 3 हो सकता है, रूट 7 हो सकता है. ठीक है, सो इस तरह का एक क्वेश्चन तो आता है. अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बताना. और इसके बाद एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाला है जिसमें सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स का क्वेश्चंस रहेगा. तो आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको क्वेश्चंस से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए रियल नंबर्स का, जिसमें मैं कोई कंसेप्ट नहीं सिखाऊंगा, सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा. कंसेप्ट तो मैंने इसमें आपको सिखा दिया. अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा. कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप वीडियो कैसा लगा. आप अपना फीडबैक दो. ओके, और चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे.